जयपुर से खबर है, जहां मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा से आज सिक्किम के राज्यपाल ओम बिरला प्रकाश माथुर ने मुख्यमंत्री निवास पर शिष्टाचार भेंट की। बैठक में दोनों नेताओं ने राज्य और केंद्र सरकार से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री निवास पर सिक्किम के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री निवास पर दोनों की मुलाकात हुई है, दोनों ने शिष्टाचार भेंट की है। तो सीएम भुजलाल शर्मा से सिक्किम के राज्यपाल ने मुलाकात की है। मुख्यमंत्री निवास पर दोनों के बीच बैठक हुई और इस बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा हुई। तो जयपुर से खबर है, जहां मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा से सिक्किम के राज्यपाल ने मुलाकात की है। ओम माथुर ने सीएम भुजलाल शर्मा से शिष्टाचार भेंट की है। तो जयपुर से खबर है, जहां मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा से आज सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर ने मुख्यमंत्री निवास पर शिष्टाचार भेंट की। बैठक में दोनों नेताओं ने राज्य और केंद्र सरकार से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। तो दोनों नेताओं के बीच आज मुख्यमंत्री निवास पर शिष्टाचार भेंट हुई। सीएम भुजलाल शर्मा से सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर ने मुलाकात की है। जयपुर से खबर है, जहां मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा से सिक्किम के राज्यपाल ने मुलाकात की है। सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर ने मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा से उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट की। तो जयपुर में सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर ने मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री निवास पर दोनों की मुलाकात हुई है और दोनों के बीच कई विषयों पर चर्चा हुई है, कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। तो मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा से सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर ने मुलाकात की है। दोनों की मुलाकात मुख्यमंत्री आवास पर हुई है और दोनों के बीच कई विषयों पर चर्चा हुई है, बात हुई है। जयपुर में भारत सरकार की अपर सचिव डॉक्टर वर्षा जोशी ने पशुपालन विभाग की समीक्षा बैठक ली और इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों के माध्यम से पशुपालन क्षेत्र को मजबूत बनाने पर बल दिया। बैठक में राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन की प्रगति की समीक्षा की गई और तकनीक आधारित सेवाओं के महत्व पर विशेष जोर दिया गया। इसके अलावा जयपुर के बसी सेक्सेड सीमन बैंक का निरीक्षण कर गुणवत्ता नियंत्रण और नस्ल सुधार पर भी ध्यान दिया गया। राज्य की नवाचार परक योजनाओं, सेक्स रॉकेट सीमन बैंक और मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की केंद्र अधिकारियों ने सराहना की और सचिव समित शर्मा ने राजस्थान में पशुपालन क्षेत्र में नवाचार और प्रगति के बारे में जानकारी दी। डीडवाना कुचामन जिले में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक बीएलओ घर घर जाकर मतदाता सूची की जांच और अपडेट करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर महेंद्र खड़गावत ने बताया कि यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से की जाएगी। इस दौरान नए नाम जोड़े जाएंगे, गलत प्रविष्टियां सुधारी जाएंगी और मृतक या डुप्लीकेट नाम हटाए जाएंगे। जिले में फिलहाल 13,63,684 मतदाता है, जिनमें 7,06,90 पुरुष और 6,62,986 महिलाएं और 8 तृतीय लिंग मतदाता शामिल है। डॉक्टर खड़गावत ने बताया कि 40 वर्ष से अधिक आयु के करीब
70% मतदाताओं को किसी दस्तावेज की आवश्यकता यहां नहीं होगी, क्योंकि उनके नाम पुराने रिकॉर्ड से मिलान किए जा चुके हैं। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि किसी भी अफवाह या गलत जानकारी पर ध्यान न दें और संदेह की स्थिति में निर्वाचन कार्यालय से संपर्क करें। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी मोहनलाल खटनावलिया सहित मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित रहे। तो डीडवाना कुचामन से खबर है, जहां मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू हो रहा है। 4 नवंबर से ये लोग घर घर जाकर जांच करेंगे और अपडेट करेंगे। जिले में 13.6 लाख से अधिक मतदाता हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राजस्थान सहित 12 राज्यों में 4 नवंबर से SIR प्रारंभ हो रहा है। SIR एक तरह से मतदाताओं का एक तरह से कह सकते हैं प्रमाणीकरण है। आज से 2002 के अंदर हुआ था, SIR हुआ था, उसके बाद में अब हो रहा है और एक साथ 12 राज्यों में ये प्रारंभ हो रहा है, जिसमें राजस्थान भी है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा SIR का समयबद्ध तरीके से पूर्ण किया जाएगा। 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक BLO द्वारा घर घर परिगणना प्रपत्र वितरण किया जाएगा और उसको उसी दिन वापस प्राप्त भी किया जाएगा। इस बार जो प्रपत्र परिगणना प्रपत्र बनाया गया है, उसकी मॉडल कॉपी ये है, 1 पेज का है ये। 2002 की मतदाता सूची को बेस बनाया गया है और हमने मैपिंग का कार्य भी निर्वाचन आयोग के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार 40 साल से ज़्यादा और 40 साल से कम के जो मतदाता है उनकी मैपिंग का कार्य भी किया है। और डीडवाना कुचामन जिले के अंदर जो है वो मैपिंग का कार्य है। 40 साल से ज़्यादा वाला तो 87.73% मैपिंग हो गई है, 40 साल से कम वाले में 38.1% मैपिंग हो गई है और दोनों का टोटल 61.16 मैपिंग हो चुका है। गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन ने जान से मारने की धमकी पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने शनिवार को सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि मुझे हाल ही में फोन पर अपशब्द कहे गए, मेरी माताजी को लेकर भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, यहां तक कि मुझे जान से मारने की भी धमकियां दी गई। मैं इन धमकियों से न डरूंगा न ही झुकूंगा, चाहे मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। मैं अपने रास्ते पर अड़िग हूं और रहूंगा। दरअसल शुक्रवार को अजय यादव नाम के व्यक्ति ने रवि किशन के निजी सचिव को फोन कर धमकी दी थी। उसने खुद को भोजपुरी अभिनेता और छपरा से RJD प्रत्याशी खेसारी लाल यादव का समर्थक बताया था। उसने कहा था कि रवि किशन यादव को पर टिप्पणी करते हैं, आओ बिहार गोली मार दूंगा। और अब इसी धमकी पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने प्रतिक्रिया दी है। तो सांसद ने कहा कि ऐसी धमकियों से न डरूंगा न झुकूंगा। आपको बता दें कि इससे पहले अजय यादव नाम के युवक ने रवि किशन को जान से मारने की धमकी दी थी और अब सांसद ने उस धमकी पर प्रतिक्रिया दी है। सांसद रवि किशन ने अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा कि ऐसी धमकियों से मैं न डरूंगा न ही झुकूंगा। और अब खबर दौसा से है, जहां राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा 2 नवंबर से जिला मुख्यालय पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक एक पारी में संपन्न होगी। दौसा जिले में कुल 29 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 11 सरकारी और 18 निजी संस्थान शामिल है। परीक्षा संचालन के लिए 47 पर्यवेक्षक और 18 सहायक केंद्र अधीक्षक नियुक्त किए गए हैं। सरकारी संस्थानों में 1 प्रधानाचार्य और निजी संस्थानों में 2 प्रधानाचार्य पर्यवेक्षक के रूप में तैनात रहेंगे। परीक्षा की निष्पक्षता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 5 स्वतंत्र दल गठित किए गए हैं, जिनमें प्रत्येक दल में RS अधिकारी, 1 IPS अधिकारी और 1 शिक्षा विभाग का अधिकारी शामिल है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पुलिस नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। सभी परीक्षा केंद्रों की वीडियोग्राफी की जाएगी और पेपर बॉक्स को कोष कार्यालय में
सुरक्षित रखा जाएगा। परीक्षा सामग्री के वितरण और संग्रहण की जिम्मेदारी कोषाधिकारी को दी गई है। कुल 10,992 परीक्षार्थी पंजीकृत है। परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार सुबह 10 बजे बंद कर दिया जाएगा, इसलिए परीक्षार्थियों से अनुरोध है कि वे समय से पहले यानी कि सुबह 8 बजे तक परीक्षा केंद्रों पर पहुंच जाएं। ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती परीक्षा 2025 जो कि 2/11/2025 को होने जा रही है। दौसा जिले में 11 बजे से 2 बजे के मध्य होगी और जिसमें कुल 10,992 परीक्षार्थी भाग लेंगे। इसकी पूर्ण तैयारी है दौसा पुलिस और प्रशासन के द्वारा। कुल 29 सेंटर है, जिसमें से 18 सेंटर निजी है, 11 सेंटर राजकीय है। 3 फ्लाइंग टीम्स हैं और 5 फ्लाइंग टीम्स हैं, जिसमें पूरी तैयारी कर रखी है। बार बार एक स्कूल में चक्कर का लगा के देखना, संदिग्ध व्यक्ति को पहचान करना और कार्रवाई करना। और मैं परीक्षार्थियों से अपील करना चाहूँगा कि वो चूँकि 1 घंटे पूर्व 11 बजे से 1 घंटे पूर्व एंट्री बंद हो जाएगी, तो 10 बजे से पहले ही वो अपना परीक्षा सेंटर पर पहुंचकर अपना स्थान ग्रहण करना सुनिश्चित करें और मोबाइल ना लेके आए, कोई इस तरह का डिवाइस ना लेके आए जो। मेड़ता विधानसभा क्षेत्र और आसपास के ग्रामीण इलाकों में आज तड़के मौसम ने करवट ली। घना कोहरा और हल्की बूंदाबांदी के साथ ठंडी हवाओं ने दस्तक दी, जिससे इलाके में सर्दी का आगाज हो गया है। सुबह से ही सड़कें कोहरे की मोटी चादर में लिपटी रही। दृश्यता कम होने से वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर धीरे धीरे चलना पड़ा। रात की बूंदाबांदी से तापमान में गिरावट यहां दर्ज की गई है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। लोग गर्म कपड़ों में लिपटे नजर आए और जगह जगह अलाव जलाकर ठंड से बचाव करते भी दिखे। वहीं किसानों के लिए यह मौसम राहत और वरदान लेकर आया है। गेहूं, चना, तारामीरा और सरसों जैसी रबी फसलों को कोहरे और नमी से बड़ा फायदा होगा। मिट्टी में नमी और संतुलित तापमान से फसलों की बढ़वार में तेजी आएगी और उत्पादन बढ़ने की उम्मीद है। ग्रामीणों का कहना है कि इस बार सर्दी समय से शुरू हुई है, जो रबी सीजन के लिए शुभ संकेत है। वहीं किसानों का ये भी कहना है कि रात की बूंदाबांदी और कोहरा खेतों के लिए अमृत समान है। गेहूं और चने की फसलें खूब लहलाएंगी। तो मेड़ता सिटी से खबर है, जहां मेड़ता विधानसभा क्षेत्र और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में तड़के सुबह से ही कोहरा छाया हुआ है। वाहन चालकों को विजिबिलिटी कम होने के कारण हेडलाइट चलाकर धीरे धीरे चलना पड़ रहा है। वहीं कई लोग सर्दी के कपड़ों में यहाँ नजर आए, तो कई जगह अलाव जलाकर सर्दी से बचते नजर आए। तो घने कोहरे से जनजीवन यहाँ प्रभावित हुआ है। रात की बूंदाबांदी से तापमान में भी यहां गिरावट दर्ज की गई है। खाजूवाला क्षेत्र में इन दिनों ग्वार कटाई का सीजन चल रहा है, लेकिन इसी के साथ लोगों की जान से खेलती लापरवाही भी देखने को मिल रही है। क्षेत्र में ओवरलोड सवारियों से भरी पिकअप गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही है, जिनमें सैकड़ों मजदूर बिना सुरक्षा के सफर कर रहे हैं। यह जोखिम भरा सफर कभी भी जानलेवा हादसे में बदल सकता है। महज 2 दिन पहले ही मजदूरों से भरी एक पिकअप पलट गई थी, जिसमें कई लोग घायल हुए थे, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने सबक नहीं लिया। पुलिस और परिवहन विभाग की ओर से अब तक कोई सख्त कार्रवाई यहां नहीं की गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन यदि जल्द कदम नहीं उठाता तो किसी भी वक्त यहां बड़ा हादसा हो सकता है। प्रशासन के लिए यह सड़क सुरक्षा और जनजीवन से जुड़ा गंभीर मामला बनता जा रहा है। तो खाजूवाला से खबर है, जहां ओवरलोड पिकअप गाड़ियां खतरे का सबब बनती जा रही है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले भी मजदूरों से भरी पिकअप यहां पलट गई थी, और लेकिन परिवहन विभाग और प्रशासन की तरफ से इन पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से ओवरलोड होकर पिकअप सड़कों पर दौड़ती नजर आ रही है, लेकिन प्रशासन और परिवहन विभाग आंखें मूंद कर बैठा है। इन पर अभी तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि यहाँ 2 दिन पहले भी मजदूरों से भरी पिकअप गाड़ी पलट गई थी, बड़ा हादसा हुआ था, लेकिन अभी तक इन वाहन चालकों पर
कदम नहीं उठाया जा रहा, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सुरेंद्र मंडा मेरे साथ जुड़ गए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। सुरेंद्र, ओवरलोड पिकअप गाड़ियां यहां सड़कों पर दौड़ती नजर आ रही है, तो पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? और 2 दिन पहले भी हादसा हुआ था, उस पर किस तरह की कार्रवाई की गई? जी बिल्कुल साक्षी, देखिए जिस प्रकार से सीमावर्ती क्षेत्र खाजूवाला के अंदर जोखिम भरा सफर है वो देखने को मिल रहा है। आए दिन जो ओवरलोड सवारियां भरकर पिकअप है वो सड़क मार्गों पर दौड़ती है, लेकिन जो पिकअप संचालक है वो इतनी बड़ी लापरवाही है वो करते नजर आ रहे हैं। क्योंकि 2 दिन पहले ही खाजूवाला के 18 केंद्रीय फांटा के पास में एक हादसा हुआ था, उसमें करीब 15 लोग हैं वो गंभीर घायल हुए थे, करीब उसमें 25 सवारियां थी। लेकिन गनीमत रही कि उसमें कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन उसके बाद भी अभी तक है वो लोगों ने संज्ञान नहीं लिया है। फिर उसी तरह है कि पिकअपें हैं वो सामने आ रही है। सच में के कैमरे में ये दृश्य कैद हुआ तो हैरान करने वाला दृश्य है, क्योंकि इसमें 30 से 35 सवारियां हैं वो भर रखी है और तेज रफ्तार के अंदर दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि पुलिस जो परिवहन विभाग है उसने एक दिन तो सख्ती दिखाई, लेकिन फिर वो ही पुराना धरा है वो बना है। ऐसे में पुलिस व परिवहन विभाग को सख्ती से इस पर संज्ञान लेना होगा, ताकि कोई बड़ी अनहोनी होने से पहले किसी प्रकार की कार्रवाई हो, ताकि इसको रोका जा सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको सीधे ये चलते हैं छत्तीसगढ़, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर है, जहां आज वे अनेक कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी उनका स्वागत किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। तो आज छत्तीसगढ़ अपना रजत दिवस मना रहा है, अपनी वर्षगांठ मना रहा है। इसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे हैं, जहां वे विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। अभी अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और इसके बाद भी कई कार्यक्रम उनके छत्तीसगढ़ में रहने वाले हैं। इससे पहले उन्होंने ब्रह्म कुमारीज के नए शांति शिखर का उद्घाटन किया, और उससे पहले उन्होंने सत्यसाई अस्पताल पहुंचकर हृदय रोग से ठीक हुए बच्चों से मुलाकात की। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का उन्होंने अनावरण किया है। तो उसके बाद भी उनके यहाँ पर आज कई कार्यक्रम रहने वाले हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है, और इसी में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रह्म कुमारीज संस्थान के शिखर ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया, और पीएम मोदी शांति शिखर से रवाना होकर अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण करने निकले, जहां उन्होंने पहुंचकर प्रतिमा का अनावरण किया। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके बाद नए विधानसभा भवन डिजिटल जनजातीय संग्रहालय का भी उद्घाटन करेंगे। और आपको बता दें कि इससे पहले उन्होंने नवा रायपुर में सत्यसाई हॉस्पिटल में तकरीबन 2500 बच्चों से मुलाकात की। सीधी लाइव तस्वीरें छत्तीसगढ़ से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ की जनता को कई सौगातें देंगे। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14,260 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे। और फिलहाल वे अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे हैं, उनकी प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर छत्तीसगढ़ से लाइव।
और इसके बाद भी प्रधानमंत्री के कई कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में रहने वाले हैं। वे नए विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन करेंगे और यहाँ 14,260 करोड़ से भी अधिक की परियोजनाओं की सौगात आज छत्तीसगढ़ की जनता को देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर छत्तीसगढ़ से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया। तो आज छत्तीसगढ़ अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 25वां स्थापना दिवस आज मना रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले सत्यसाई हॉस्पिटल पहुंचकर बच्चों से मुलाकात की और इसके बाद और अब श्रीगंगानगर से खबर है, जहां गमुड़वाली थाना क्षेत्र में एसपी अमृता दुहन के निर्देशन में सीआई रघुवीर सिंह बीका और उनकी टीम ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 4 युवकों को लगभग 4000 प्रतिबंधित नशीले कैप्सूल के साथ यहां गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों से कड़ी पूछताछ की और उनकी बाइक्स जब्त की है। यह कार्रवाई गमुड़वाली पुलिस की नशा विरोधी मुहिम का हिस्सा है।